डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 12 के पाठ का अंतिम पॉइंट जो कि छठा पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जल है, मिट्टी है, वायु है, उसको बचाने के लिए संरक्षण का मतलब सुरक्षा करना, बचाना में जन भागीदारी। जन का मतलब तो लोग, ठीक है। जन का मतलब क्या होता है? लोग, कि लोगों ने, हमारे जो शहरों के या गांवों के जो लोग हैं, उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए क्या क्या काम किए हैं, उनकी क्या भागीदारी है और क्या होनी चाहिए, ठीक है। उन बिंदुओं पे अपन बात करेंगे इस पॉइंट में। तो देखिए, पहले यहाँ जो पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ आ रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अपन इसको पढ़ लेते हैं, जहां कोई महत्वपूर्ण बात लगेगी मैं आपको वो अंडरलाइन करवा दूंगा, ठीक है। जहां मैं बोलूं कि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, या बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वो चीज आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य समाज में रहता है, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण की किसी भी समाज को अत्यंत आवश्यकता है और सभी को क्या चाहिए? स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, ठीक है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर, हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसमें वायु भी है, जल भी है, मिट्टी भी है, ठीक है, प्रकाश भी है, वो सारा ही तापमान वगैरह सारा उसमें आ जाता है पर्यावरण में, जिसके जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं, ठीक। और स्वच्छ पर्यावरण के साथ मानव जीवन एवं स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। अगर पर्यावरण स्वच्छ होगा तो मनुष्य का जीवन भी सुखी होगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज विकास विनाश का कारण बन गया है, यानी कि हम विकास तो कर रहे हैं, मनुष्य ने विकास तो खूब किया है, हवाई जहाज यानी कि लोहे को आकाश में उड़ा दिया, परंतु ये विनाश भी हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज्यादा वनों की कटाई हो रही है, ठीक है, जिससे पर्यावरण के सभी घटकों को भारी हानि हुई है। घटक मतलब पर्यावरण के जो भाग है ना, मिट्टी है, हवा है, पानी है, सबको नुकसान हुआ है। यद्यपि जल, वायु, भूमि सभी प्रदूषित हो चुके हैं, ये घटक हैं इसके पर्यावरण के। जल भी प्रदूषित है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है। फिर भी मानव की असनियमित असमित एवं अविवेकशील विकास यात्रा सतत जारी है, लेकिन फिर भी मनुष्य अभी भी नहीं चेत रहा। अभी भी वो वैसे ही पानी का भी दुरुपयोग कर रहा है, भूमि का भी दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, वायु को भी प्रदूषित कर रहा है। अभी भी अपन नहीं संभल रहे हैं। ये सभी मनुष्य की बात कर रहा है ना। उच्चतर मानव विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य समाप्त हो गया, यानी कि मनुष्य अब सिर्फ अपने विकास के लिए ही बात कर रहा है, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमारा सामंजस्य, आपस में जो तालमेल है, सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल, वो समाप्त हो चुका है। पर्यावरणविद, पर्यावरणविद का मतलब ऐसे वैज्ञानिक जो पर्यावरण को बचाने के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, वैज्ञानिक जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ वैज्ञानिक जो मिसाइल बनाते हैं, कुछ वैज्ञानिक जो है उन्होंने कोई परमाणु बम का आविष्कार किया, किसी ने, तो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक, किसी ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया। वैसे ही पर्यावरण के ऊपर काम करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें कहते हैं पर्यावरणविद, ठीक है। या जो पर्यावरण के ऊपर कुछ अच्छा कुछ लिखते हैं, वो पर्यावरणविद है सारे। तो पर्यावरणविद निरंतर सचेत कर रहे हैं, कि वो बार बार चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि इसी तरह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता रहा तो पर्यावरण पारिस्थितिकी में संतुलन को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जो जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ का आना, ठीक है ना, वो सारी चीजें, और सुनामी आना, तो ये प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो जाएंगी, सूखा पड़ जाना, तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये संतुलन बिगड़ने से होता है। इस इन सब के उपरांत भी कुछ इस प्रकार के सफल प्रयोग जन आंदोलन चल रहे हैं। फिर भी देखो, जन आंदोलन यानी कि कुछ लोग जो है वो अपना आंदोलन चला रहे हैं। ये वो आंदोलन नहीं है जैसे कि अपने भारत को आजाद कराने के लिए आंदोलन चलाया था। यहाँ पर बिल्कुल शांत तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। अभी भी कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थान है, वो भी इसके पीछे काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो अब देखो, ये तो कोई खास पैराग्राफ नहीं था, अब आएगा इसमें आगे इस अगला जो पॉइंट आ रहा है, ये चिपको आंदोलन। इसमें 4-5 क्वेश्चन निकल करके आएंगे, ठीक है। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। देखो, नाम ही क्या है, चिपको। चिपको मतलब चिपक जाना, ठीक है ना। कुछ लोगों ने पेड़ पौधों से चिपक करके पेड़ पौधों की रक्षा की थी, इसलिए नाम पड़ गया चिपको आंदोलन, ठीक। अब देखो, चिपको
आंदोलन जो है इसके अंदर वैसे तो तीन चीजें आ जाएंगी, एक तो राजस्थान का आंदोलन है, एक उत्तराखंड का है, और एक केरल का यानी कि दक्षिणी भारत का एक आंदोलन है। तो वो अपन सारी बातें करेंगे। यहाँ पर पहले बात करते हैं कि चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की ठेकेदारों से सुरक्षा करना, यानी कि जो पेड़ वनों को काटने वाले जो ठेकेदार होते हैं, ठीक है ना, उनसे सुरक्षा करने का मुख्य काम है, वृक्षों को काटने से रोकने का काम करते हैं चिपको आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान, अब देखो यहां से आपको इंपोर्टेंट याद करना है, राजस्थान के अंदर जो चिपको आंदोलन चला था उसका नाम था खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली क्या है? खेजड़ली गांव का नाम है जोधपुर के अंदर, जोधपुर जो जिला है वहां खेजड़ली है, ठीक है। और खेजड़ी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर खेजड़ी के वृक्ष खूब है। खेजड़ी जिसको अपन जांटी भी कहते हैं, जिसकी सांगरी अपन खाते हैं, लूम जो है वो अपन पशुओं को खिलाते हैं, जैसे बकरी वगैरह है खूब अच्छी तरह से खाती हैं, ठीक है। सांगरी की सब्जी बनती है जो कि पंचकुटा में भी काम आती है। तो वो खेजड़ी है, और खेजड़ी वहां बहुत ज्यादा संख्या में है, इसलिए नाम पड़ गया खेजड़ली, ठीक है। जैसे बांसवाड़ा के अंदर एक तहसील का नाम है सागवाड़ा, तो सागवाड़ा वहां सागवान के पेड़ खूब है, सागवाड़ा नाम पड़ गया, ठीक। डूंगरपुर में डूंगरी डूंगर है तो इसलिए डूंगरपुर नाम पड़ गया। कुछ जगहों के नाम जो है वहां की प्राकृतिक स्थल आवास के कारण पड़ जाते हैं। बांसवाड़ा में बांस के पेड़ भी खूब घने हैं, इसलिए बांसवाड़ा नाम पड़ गया। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान की, तो यहां से आपको अंडरलाइन करना है, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, या लिख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट। आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले, कौन सा जिला? जोधपुर जिले के खेजड़ली, आपको अंडरलाइन करना है, ये गांव का नाम क्या है? खेजड़ली गांव से हुई, यानी कि इस चिपको आंदोलन की शुरुआत खेजड़ली गांव से हुई, जहां अमरता देवी, नाम याद रखना आपको, ये एक लेडीज हैं अमरता देवी नाम की, बहुत ही साहसिक औरत है। और अमरता देवी ने क्या किया उस समय? 363, कितने लोग, ये लोगों की संख्या भी आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरता देवी के साथ में यानी कि 363 जो लोग थे उनके साथ, और वो सभी एक ही संप्रदाय के थे, मुख्य रूप से विष्णुई, ठीक है। देखो विष्णुई किसे कहते हैं? हिंदू धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय हैं, ठीक है, मुस्लिम धर्म में भी संप्रदाय बने होते हैं। तो हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय है, उसमें एक संप्रदाय होता है विष्णुई संप्रदाय, ठीक। और ये विष्णुई का नाम क्या है? यानी कि 20+9, तो 20 और 9 यानी कि 29, ठीक है। तो 20 9 20 नोई, उससे नाम पड़ गया 20 नोई, 20 और 9 से 20 नोई नाम पड़ गया। 20 और 9 यानी कि 29 नियमों का पालन करते हैं, इनके नियम है कि पेड़ों को नहीं काटना, मांस नहीं खाना, जीवों पे दया करना, ठीक है, पशुओं को इनको चारा खिलाना, पक्षियों को दाने डालना। तो ये बहुत सारे एक प्रकार से प्रकृति से जुड़े हुए नियम है सारे के सारे, ठीक है। तो उस समय अमरता देवी के साथ में 363 विष्णुई स्त्री पुरुष और बच्चे भी थे। देखो कितनी खास बात है, उसमें बच्चे भी पेड़ों से चिपक गए थे। हुआ क्या था कि वहां उस समय जोधपुर के राजा थे, उन्होंने वहां एक महल का काम चल रहा था, ठीक है। ये बात है 1730 की। 1730 में जोधपुर के राजा, उस समय जो राजा थे, उन्होंने एक महल बनाया बहुत आलीशान, और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया, सेनापति को, कि जाओ और मेरे महल दरवाजे बनाने के लिए, खिड़कियां बनाने के लिए, महल के लिए लकड़ी काट के लाओ। तो वो पहुंच गए खेजड़ी गांव में, और खेजड़ी गांव में वहां पर अमरता देवी, देखो ये जो तस्वीर आप देख रहे हो अमरता देवी है, ये अमरता देवी है, और ये सैनिक है। ये जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने लगे तो अमरता देवी ने उनको समझाया बुझाया, ठीक है। तो अब ये नहीं माने तो अमरता देवी खुद ही पेड़ों से चिपक गई, ठीक है, कि आप पहले मेरा सर काटोगे उसके बाद में ही आपको मैं खेजड़ी का पेड़ काटने दूंगी। तो ये सैनिकों, जैसा कि राजा का आदेश था, लोगों ने खूब प्रयास किए, फिर भी इन्होंने अमरता देवी और इनकी जो 3 पुत्रियां साथ में थी उन सबका सर कुल्हाड़ी से काट दिया, और उसके साथ में 363 लोग जो है पेड़ों से कट करके मर गए। कितना बहुत ही यानी कि निर्दयी एक कार्य उन्होंने उस समय किया था। और अमरता देवी अभी भी वहां जोधपुर के अंदर अमरता देवी गांव में, वहां एक खेजड़ी, जो खेजड़ली गांव है, वहां मेला लगता है। और राजस्थान का एकमात्र नहीं, पूरे विश्व में एकमात्र मेला है जहां पर पौधों का मेला लगता है, यानी कि पौधों को बेचा जाता है वहां पर निःशुल्क, वो कोई चार्ज नहीं है। वहां पर पेड़ पौधे का वितरण किया जाता है, उस मेले के अंदर पेड़ पौधों का मेला होता है वो। तो अब ये अपन ने, आपने पूरी कहानी समझ ली, उस कहानी को अपन देखो किस प्रकार से लिखेंगे, आपको ये भी समझना है। 1730 ईस्वी की बात है ये, ठीक है, मतलब ये ईस्वी है, ठीक है। 1730 में जोधपुर के तत्कालिक महाराजा, तत्कालीन का मतलब क्या है? उस समय, ठीक है, 1730 में जो राजा थे ना उनकी बात कर रहा है। महाराजा ने महल निर्माण हेतु लकड़ियों की आवश्यकता हुई, ठीक। तो उनके सेवक सेवक यानी कि उनके जो सेवा करने वाले सैनिक थे, ठीक है, वो कुल्हाड़ी लेकर खेजड़ली गांव पहुंच गए और खेजड़ी के वृक्षों को काटना शुरू कर दिया।
उसकी आवाज, जिसकी आवाज सुनकर, यानी पेड़ों को काटते हुए सुनकर अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियां वहां आ गई और विनम्रता से सिपाहियों को पेड़ से न काटने का आग्रह किया। बिल्कुल उन्होंने विनम्रता से बात की कि आप इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो, बेचारों को, आप इनको मत काटिए। परंतु उन्होंने एक ना सुनी और ये अमृता देवी और तीनों पुत्रियां पेड़ से चिपक गई। सिपाहियों ने पेड़ों के साथ साथ उन्हें भी काट दिया। देखो कितना यानी कि निर्दयी काम हुआ है एक राजा के शासनकाल में, और वो भी हमारे राजस्थान में। हमारे सारे गांव और आसपास के इलाके में खबर आग की तरह फैल गई। पता तो चलना ही था उस समय, हालांकि मोबाइल नहीं थे, लेकिन खबर जो है वो कानो कान बहुत जल्दी आग की तरह फैलने का, ये मुहावरा है, ठीक है ना, हिंदी का मुहावरा, आग की तरह फैलना। ऐसा नहीं कि आग लग गई, यानी कि जब कोई बात जल्दी ही दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है, उसे अपन कहते हैं कि खबर आग की तरह फैलना। ठीक, लोग आकर पेड़ों से चिपकते रहे और अपना बलिदान देते रहे, और इस प्रकार वृक्षों की रक्षा के लिए 363 लोगों के नाम, अपना नाम बलिदान दिया। उन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, ठीक है ना, वृक्षों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो इनके नाम आज भी वहां पर एक खिजड़ली में एक बहुत बड़ा एक शिला के ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, 363 लोगों कौन कौन थे जिन्होंने बलिदान दिया, जो कि एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रकृति को बचाने के लिए इतना बड़ा संदेश इन्होंने हमको दिया है, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। आज भी विश्नोई समाज पेड़ पौधे एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु दृढ़ संकल्प है। इनके जो विष्णु के जो 29 नियम है ना, वो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए, मुख्य रूप से वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, इनके लिए ही है। इसलिए हम आभारी हैं विष्णु समाज के, धन्यवाद है विष्णु समाज का, जिन्होंने हमारे यानी कि एक बहुत बड़ा समाज को मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है। खिजड़ली के बलिदान के बाद 1973 में, देखो खिजड़ली की, अब देखो अब बात आएगी अगली दूसरा क्वेश्चन बनता है। खिजड़ली की बात होगी राजस्थान की, अब बात हो रही है 1973 में उत्तराखंड, जिसको उत्तरांचल भी कहते हैं, उत्तरांचल या उत्तराखंड की बात है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है कि नया राज्य है उत्तराखंड में। महिलाओं ने वृक्ष की सुरक्षा हेतु चिपको आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने भी एक चिपको आंदोलन शुरू किया, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए। यह आंदोलन लगातार 8 वर्षों तक चला, यानी 73 में शुरू हुआ था और 8 वर्षों तक चला, यानी कि 1981, ठीक है ना, हो गया ना 8 साल। 1981 में एक, अब देखो ये आंदोलन चला तो क्या हुआ, सरकार ने 1981 में एक नियम बना दिया। वहां भी पेड़ों की कटाई खूब ज्यादा कर रही थी सरकार के द्वारा, पेड़ों की कटाई की जा रही थी। तो वहां के लोग जो है, उत्तराखंड के जो लोग हैं, वो पेड़ों से चिपकने लगे कि हमें मत, इन पेड़ों को मत काटो। तो हालांकि वहां पर तो इन्होंने लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, परंतु सरकार ने 8 वर्षों तक आंदोलन चला और सरकार ने लोगों की बात मान ली, वहां के लोगों की बात मान ली, और सरकार ने 1981 में ये नियम बना दिया कि जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, जहां पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जिनकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर। अब ये 1000 मीटर ऊंचाई मापी जाती है समुद्र तल से, समुद्र का जो तल है ना, उससे मापी जाती है। तो उस ऊंचाई से अगर ऊपर पेड़ पौधे हैं तो उनको नहीं काटा जाएगा। 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों को हरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। प्रतिबंध का मतलब था रोक लगाना, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। खेजड़ली बलिदान के बाद चिपको आंदोलन, आगे एक इंपोर्टेंट और आ रहा है, बहुत इंपोर्टेंट। जो खेजड़ली बलिदान है उसके बाद में चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा, ये वैज्ञानिक का नाम है, एक वैज्ञानिक नहीं है, अपन ये कह सकते हैं कि पर्यावरणविद है, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। और इन्होंने क्या किया, इसको बहुत आगे तक बढ़ाया और भी इसको आगे और फैलाया। हाँ, खेजड़ली बलिदान के बाद चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया, ठीक है। इसी प्रकार का आंदोलन कर्नाटक में भी, देखो अब तीसरा प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, एक आंदोलन और आ रहा है, एक खिजड़ली आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, और कर्नाटक के में भी वैसे चिपको, यानी कि मतलब तीनों के लिए है चिपको, पेड़ों से चिपकने का मतलब चिपको आंदोलन, ठीक है ना। खिजड़ली आंदोलन भी चिपको के अंतर्गत आता है। उन्होंने उसमें भी अमृता देवी और जो विष्णु थे 363 पेड़ों से चिपक करके अपना बलिदान दिया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अपने बात की उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा ही हुआ। और इसी प्रकार से तीसरा राज्य है वो है, इसी प्रकार का आंदोलन कर्नाटक में भी चला, जिसका नाम एपिको था, ठीक है ना। एपिको का मतलब क्या होता है, एपिको कन्नड़ भाषा, कर्नाटक जो है ना वहां भाषा चलती है कन्नड़। जैसे राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा है, ठीक है, जोधपुर वगैरह उस साइड में अपने मारवाड़ी चलती है, मारवाड़ी भाषा। वैसे ही कर्नाटक में वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो कन्नड़ भाषा है। तो कन्नड़ भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिपकना, यानी कि एपिको का मतलब भी क्या होता है, चिपकना होता है, ठीक है। इसलिए भी चिपको आंदोलन निकल आएगा। और खेजड़ली का बलिदान आज वनों की सुरक्षा के लिए एक आदर्श है, आदर्श मतलब एक अच्छा उदाहरण है।
खेजड़ी की, अब देखो यहाँ कुछ बातें आएंगी। खेजड़ी के वृक्ष आज भी बलिदान को याद दिलाते हैं एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। यहां से याद करना आपको, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष माना जाता है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है ऐसा वृक्ष जिसको अपन जो कल्पना करें, जिस पेड़ से अपन मांगे और वही अपन को मिल जाए। यानी कि इस पेड़ से सभी जो अंग है, तना है, छाल है, फल है इसके, ठीक है, फली है, फूल है इसके, वो सारे के सारे ही काम के हैं, पत्तियां भी काम की हैं। तो ये थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है, इसको उपमा दी गई है। कल्पवृक्ष का मतलब जिस वृक्ष से अपन कुछ मांगे, कल्पना करें कि मेरे को ये चाहिए तो वो मिल जाता है, ठीक है, तो ये कल्पवृक्ष कहलाता है। ये भी आपको याद करना है इसमें। और दूसरा आपको ये भी याद करना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये आगे भी आएगा अपने एक पाठ में, पौधों एवं जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है ना, 14 का पाठ है, वहां भी आएगा एक बार दोबारा ये, तो आप यही याद कर लीजिए इसको, प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है। पूरा नाम याद करना है, ठीक है। और 1883 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। देखिए जिस प्रकार से हमारा राज्य वृक्ष जो है वो बरगद है, राष्ट्रीय, ठीक है, पूरे देश का, वैसे ही राजस्थान का और अन्य जो राज्य हैं उनके भी अलग अलग राज्य वृक्ष है, ठीक है, राज्य पशु है, राज्य पक्षी होता है। जैसे अपना यहाँ राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है राज्य वृक्ष। राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़े का फूल है, ठीक है। तो राज्य पक्षी जैसे अपने गोडावन है। इस प्रकार से पशु जो है वो अपने राज्य पशु चिंकारा है। तो वैसे ही अपने 1983 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां से प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, 1983 में घोषित किया गया। और एक चीज और, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम लिखिए और आप केवल खेजड़ी लिख के आते हो तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ये वैज्ञानिक नाम लिखना, साथ में खेजड़ी लिख करके आगे उसका नाम लिखना है, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर हमें बताइए कैसे लिखना है, आंसर कैसे दे, तो मैंने पहले बता दिया। ये तो चौथी पांचवी क्लास का बच्चा बता देगा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष जीके का प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि खेजड़ी है, परंतु आपको वैज्ञानिक नाम बताना है। आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको ये वैज्ञानिक नाम याद करना है। इसको बार बार लिख लिख के अगर याद करोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल सरल भाषा में है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में इस पाठ का अंतिम पॉइंट पढ़ा, और अगले वीडियो में हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या फिर जो प्रश्न उत्तर हैं वो समझेंगे। धन्यवाद।